ओम शांति। बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाप दादा की मदद हम सभी ने अनुभव की है और उसी अनुभव के आधार से हम सभी ब्राह्मण बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी बाप दादा की मदद जैसे कि हम देखते हैं बहुत प्रत्यक्ष नहीं होती, कोई ना कोई कारण बन जाता है, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। सूक्ष्मता से बाबा हमें इशारों से कभी कभी मदद करते हैं। ऐसी ही कुछ जो हमारे साथ में ब्राह्मण जीवन में सेवाओं के क्षेत्र में कुछ बातें हुई, जिनको आदरणीय बृजमोहन भाई साहब हर बार हमारे बीच में रखते हैं और उससे हमें बाबा की क्या मदद मिली उसका अनुभव हमें भी कराते हैं। तो आज ऐसे ही एक नई किस्से को लेकर के, एक नई याद को लेकर के हम पहुँचे हैं। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, हम अगर बात करें बाप दादा की मदद के लिए तो लक्ष्य भी बाप दादा ही देते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद भी बाप दादा ही देते हैं। तो बाप दादा ने अव्यक्त होने के बाद में कई बार ऐसा बीच में लहर चली थी बाबा के मुरलियों के द्वारा कि 1975 में जो सृष्टि का महापरिवर्तन होना है वो शुरू हो जाएगा। तो सबको अंदर से बहुत उमंग था कि 1975 तक सबको संदेश दे देना है। तो ऐसे में याद आता है कि रामलीला ग्राउंड में दिल्ली ने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, 1973 की शायद बात है। तो क्या था वो कार्यक्रम, थोड़ा अगर आप हमें बताएं उस बारे में। ऐसा है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को ज़्यादा महत्व नहीं देते। वो बाबा कल्याणकारी है, बीच बीच में कहते रहे हैं ताकि बच्चे चुस्त हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। जैसे आज की मुरली में है, स्लोगन है, ये संगम युग का एक सेकंड कई वर्षों के बराबर है, इसलिए अलवेले ना बनो। इससे पता लगता है कि टाइम की, संगम के टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो उसमें बीच बीच में बाबा बच्चों को सेवा में लगाते रहे हैं और जितनी जितनी बच्चों की कैपेसिटी बढ़ती गई है, सेवा के प्रोग्राम भी बड़े होते गए हैं। तो उसी अनुसार हुआ ये था कि दिल्ली में, दिल्ली कैपिटल है और बाबा हमेशा कहते थे कैपिटल में बच्चे बड़े बड़े प्रोग्राम करो क्योंकि दिल्ली से आवाज़ जाएगा। तो उस पीरियड में हुआ ये था कि फैसला हुआ कि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाए। तो प्लानिंग कमेटी ने सोचा रियली बहुत बड़ा करें और उसमें हमें ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो फैसला हुआ कि दिल्ली में एक रामलीला ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जी। अच्छा, वहाँ पर प्रोग्राम किया जाए। अब प्रोग्राम करने का छोटा मोटा नहीं था, 1 महीने का प्रोग्राम किया जाए और 1 महीने के प्रोग्राम में जितने हमारे सभी जोन्स हैं, स्टेट्स हैं, उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए। तो उसमें ये था कि जैसे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एग्जीबिशन दिल्ली में लगती है, उसके लिए परमानेंट ग्राउंड है, एग्जीबिशन ग्राउंड ही उसको कहते हैं जी। तो उसी हिसाब से कि गवर्नमेंट क्या करती थी, भिन्न भिन्न स्टेट से वहाँ स्टॉल्स देती थी और अपने अपने स्टेट का वो प्रेजेंटेशन करते थे। तो यही सोचा गया कि हम भी हर जोन वालों को बुलाएंगे, 1 महीने का प्रोग्राम रखेंगे, पूरा 30 डेज़ का। आज तक हमारा 30 डेज़ का पब्लिक में, पब्लिक प्लेस पर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ जी। ये भाई साहब मेला नुमा था, बताता हूँ जी। उसका नाम रखा गया था स्पिरिचुअल फेयर। ओके। अच्छा, और उसमें हर स्टेट को बड़े बड़े स्थान उनके पवेलियन के लिए अलॉट करेंगे और उनको एक थीम अलॉट कर देंगे ताकि रेपिटेशन ना हो जाए। उस थीम पर वो अपने ढंग से, अपने भाई बहनों के द्वारा, अपने प्लानिंग से उस थीम पर वो पवेलियन लगाएंगे और उस पवेलियन के बाहर हर स्टेट का जैसे सिंबल होता है ना, तो जो स्टेट का मशहूर है वो भी उस पर लगाएंगे। इस तरह से फैसला हुआ था। तो उसके लिए फिर रामलीला ग्राउंड ली गई थी। तो जाहिर सी बात है, इतना विशाल रूप से कार्यक्रम करना है तो स्थान भी प्रोमिनेंट होना चाहिए, स्पेशियस भी होना चाहिए। बहुत मशहूर जगह है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स भाषण करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भाषण करते हैं। रामलीला ग्राउंड ही एक ऐसी ग्राउंड है मेरे ख्याल में
या तो लाल किले में तो ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर को लेक्चर करना होता है 15 अगस्त को, जी। अदरवाइज कभी भी किसी नेताओं ने भाषण किए हैं वो वहीं किया है। तो भाई साहब इतना विशाल ये कार्यक्रम था और जैसे आप कह रहे हैं पूरा 1 महीने का, तो ये हम सभी के लिए, दिल्ली वालों के लिए भी जो होस्ट थे, नया अनुभव रहा होगा। तो क्या तैयारियां की थी इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा? देखिए बड़ा चैलेंज था और दिल्ली वाले जो थे बाबा ने वरदान दिया हुआ था कि आप कर सकेंगे। तो पहली बात तो ये है जब हर जोन को ये ड्यूटी दी गई है तो वो अपने साथ अपना भाई बहनें लाएंगे, स्टाफ लाएंगे, पूरा उनका टीम आएगी जी। अब उनको ठहराएंगे कहाँ, ठीक है ना। तो उनको हम टेंट्स में तो ठहराते नहीं, इसलिए एडवांस में जगहें देखी गई और इतनी समझदारी से जगहें देखेंगे। ये जगदीश भाई जी का आइडिया था कि जो गवर्नमेंट हाउस बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं लेकिन अलॉट नहीं हुए, होता है ना गवर्नमेंट के क्वार्टर्स बन गए, बंगले बन गए, अच्छा वो ढूंढे जाएं और उनको गवर्नमेंट से लिया जाए। ये भी एक बड़ा चैलेंज था। तो वो एक जगह तो मिले नहीं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मिले। तो जहाँ जहाँ भी जितने जितने मिले हमारे सूटेबल थे वो हमने लिए, इसलिए उनको ठहराने के लिए गवर्नमेंट के प्रेमिसेस टेम्परेरीली लिए गए। फिर वहाँ पर उनको रहना था, उनको रहने के लिए उनको साधन चाहिए क्योंकि उनको वहाँ सारा किचन वगैरह सब अरेंज करना था। तो उसके लिए फिर उनको बर्तन खरीद के दिए गए, बड़े बड़े टब वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे एक ग्रुप की ड्यूटी लगाई गई जो एक जगह से चलकर सबको मिल्क, वेजिटेबल्स वगैरह, डेली नीड्स सप्लाई करते थे। ये सारा हमने यानी सीखने के लिए हमें भगवान ने मौका दिया। इस तरह से हम बहुत सारे अरेंजमेंट किए थे। तो भाई साहब ये तो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट सब आ गए। हाँ, पूरी हमारी सारी दिल्ली लग गई, से लेके सब भाईपन, इतनी खुशी होती है भगवान का कार्यक्रम। तो भाई साहब इसमें एक तो बाप दादा की मदद है कि इतना बड़ा कार्य करवाया दिल्ली के द्वारा, और उसके बहाने सारी दिल्ली जो कि हमेशा से एक ही रही है, दिल्ली में हम देखते हैं सारे कार्यक्रम जो है पूरी दिल्ली लगती है आज दिन तक भी, तो उस समय भी बहुत उमंग उत्साह रहा होगा। तो जहाँ इतने सब लगे हुए हैं वहाँ पे ये कैंसिलेशन की बात आई थी बीच में रामलीला मैदान की। देखिए उस वक्त समझो सारा यज्ञ ही, जैसे बाबा कहते हैं ना, जहाँ बैटल फील्ड फ्रंट होता है वहाँ कमांडर इन चीफ की ध्यान रहती है। तो बाबा तो ऊपर से करते ही हैं, और बाबा का असूल क्या है कि करेंगे बच्चे जी। क्यों कि हमें प्रारब्ध मिलने हैं, कर्म के हिसाब में तो हम आते हैं ना, संगम पर हमसे करवाता है, फिर सतयुगा त्रेता में प्रारब्ध देता। लेकिन बाबा कहते हैं बैकबोन मैं हूँ क्योंकि यज्ञ मेरा है, अब मेरे बगैर आप उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते और आपके बगैर मैं भी उसको नहीं कर सकता। तो बाबा बैकबोन रहते हैं। तो जहाँ देखते हैं कि बच्चों को आवश्यकता है, बिल्कुल उस वक़्त क्योंकि यज्ञ चलाना है तो बाबा कोई ना कोई साधन बना देते हैं। बाबा को बीज होने के नाते सारे वृक्ष का पहले ही पता है कि कौन किस जगह किस समय पर सहयोगी बन सकता है। इस प्रकार से था। और उस वक़्त दोनों दीदी और दादी दोनों दिल्ली में आए हुए थे, और भी जोन के सारे हेड आए हुए थे। बड़ा शानदार दृश्य था। अच्छा, तो हुआ ये था कि हमें गवर्नमेंट ने ज़मीन अलॉट कर दी, मेयर ऑफ दिल्ली अलॉट करता है, दिल्ली का एरिया है, और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखे रहते हैं, हम कभी पढ़ते भी नहीं हैं। इस प्रकार से वो जगह अलॉट हो गई और बहुत सारे कारपेंटर लगाए गए, बहुत सारा प्लाईवुड है। हम देखते थे क्योंकि हर स्टॉल वाले को बनाना है तो होलसेल चीज़ें वहाँ आती थी। फिर वो अपना फर्स्ट टाइम भाई बहनों ने भी कहाँ स्टॉल बनाए हैं, कभी कारपेंट्री नहीं की, लेकिन बड़े फर्स्ट क्लास डिज़ाइन से भव्य वो बना था। बहुत बड़े उसके गेट थे, 2 गेट थे। अच्छा, अब हुआ ये कि उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और बहुत लंबी चौड़ी कंस्ट्रक्शन थी। कई जगह उन्होंने उड़ीसा जैसे उन्होंने अपनी मूर्तियाँ बनानी थी, हर एक स्टॉल ने, उत्तर प्रदेश वाले और कुछ कर रहे थे, पंजाब वाले, भिन्न भिन्न था। उसमें एक बंगाल का स्टॉल स्पेशल था। बंगाल में आपको पता देवियों की पूजा होती है, तो वो लोग खास आए थे, उनके कलाकार भी आए थे कि देवियों की बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनानी है, जिसमें ख़ास तौर पे दुर्गा देवी की मूर्ति सबसे बड़ी थी जी। अच्छा, इस तरह से हो गया था। तो लगभग आधी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी, क्योंकि 1 महीना भर तो कंस्ट्रक्शन ही होनी थी। तो आधी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी। तो अचानक भारत में
रशिया के प्रेसिडेंट ब्रेजनेव होते थे, उनको आना था। और उस वक़्त रशिया से भारत बहुत इंडेटेड था। ओके। और क्योंकि उसमें वीट की शॉर्टेज थी इंडिया में, तो रशिया हमको वीट सप्लाई करता था। और छोटी छोटी वीट होती थी, रशियन वीट, मुझे याद है, वीट, राइस वगैरह। तो और भी चीज़ों में रशिया पर भारत बहुत निर्भर था। उस लिहाज से उनका विज़िट भी इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनको एक पब्लिक रिसेप्शन दिया जाएगा रामलीला ग्राउंड में। अच्छा, अब कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट से हमने लिया था, और कहाँ इतना बड़ा वीआईपी आ रहा है जिसका भारत के लिए बहुत ज़रूरी था, जो आवश्यक थे, ये अनाउंस हो गया। तो उसको देख करके जो मेयर ऑफ दिल्ली थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें नोटिस भेज दिया कि इस वजह से आपको ये खाली करना पड़ेगा अंडर टर्म कंडीशन नंबर सो एंड सो। तब हमने पढ़ा कि नीचे लिखा हुआ है कि आपको अलॉटमेंट तो की गई है, बट इट कैन बी कैंसल एनी टाइम ऑन एनी ग्राउंड्स। अब हम क्या करें? फिर क्या हुआ कि जब वो नोटिस देने आए तो भेजा नहीं, पर्सनली उनके स्टाफ आए। मैं था, बड़ी दीदी जी उस वक़्त मेले में थे, जी। और आए तो बोले कि हमें ये मजबूरी से करना पड़ रहा है, हाँ हम आपको कोई और साइट दिखा देते हैं और दूसरी जगह दिखा देते हैं। तो हमने सोचा दिल में कि इतना सारा तो बन चुका है। तो बड़ी दीदी ने और मैंने दोनों ने पक्का निश्चय कर लिया, हमने साइट देखने जाना ही नहीं जी। बिल्कुल नहीं जाना। मेला होगा तो यहीं होगा, यानी अगर आपने वेवरिंग डिटर्मिनेशन रखेंगे तो हो सकता है कैंसिलेशन ही हो जाए। तो हमने फैसला करा, हमने कहा जी हमने साइट देखने नहीं जाना। उन्होंने बहुत कहा, देखो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आ रहा है, आपका काम भी ना बिगड़े, हम आपको दूसरा स्थान दिखा देते हैं। हमने कहा नहीं, हमारे लिए संभव ही नहीं है, इसलिए हम साइट देखने नहीं गए। उससे पुष्टि होती है व्यक्ति की डिटर्मिनेशन की। जी। हालांकि हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आम व्यक्ति सोच भी सकता है कि भाई वो तो प्रेसिडेंट आ रहा है तो क्यों ना हम अपना शिफ्ट कर लें। हम बिल्कुल वेवर नहीं हुए, दृढ़ता के आधार पे। हाँ, निष्ठा के आधार पे। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करना तो मुश्किल था, तो हमने उनको टेलीग्राम्स भेजने शुरू किए। टेलीग्राम वाज दी ओनली टू क्विकली रीच, और कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से भी उनको टेलीग्राम बजाए। ये बहुत अच्छी संस्था है, इंदिरा गांधी जी वैसे हमारी संस्था को जानती थी, हम कई बार उनसे मिले भी थे। आखिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे आर.के. धवन, उनके ख़ास व्यक्ति थे, उसको हमें बाद में पता लगा, उनको भेजा कि आप जाके देख के आओ कि उनकी कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है। आर.के. धवन को तो सब जानते थे, लेकिन वो अंदर नहीं आए। उन्होंने बाहर सड़क से ही, वहाँ टेंट्स लगे हुए थे, टीन लगे हुए, 3 शीट, उससे एनक्लोजर था, वो कार घुमाई तो उसमें ना दुर्गा जी की बहुत बड़ी मूर्ति एक्सप्लोडिंग थी, वो दिख रही थी जी। अच्छा, तो उन्होंने देखा और उन्होंने जाके इंदिरा गांधी जी को कहा कि इनका कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी हो चुका है। और शायद इंदिरा गांधी जी ने सोचा देवियों की मूर्ति है, स्थापित हो चुकी है, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, ये एक प्रकार का रिलीजियस हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनका ब्रेजनेव जी का रिसेप्शन लाल किला ग्राउंड्स में कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। जो और सारे दिल्ली के अखबारों में हेडलाइन आ गई, क्योंकि राष्ट्रपति का विजिट बड़ा इम्पोर्टेंट था। और बाबा कहते थे ब्रह्मा कुमारीज की न्यूज़ हेडलाइन में आए, और उसमें था यही कि ब्रह्मा कुमारीज की जीत हो गई और उनका लाल किले में रखा गया। हमारी दादी गुलजार भी वहाँ होती थी, उन्होंने कहा देखो बाबा ने आज पांडव सेना की जीत करवा दी। सचमुच बहुत खुशी की बात थी। और सारे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सोच रहे थे, 1-2 दिन डिले भी हो गया, काम बंद रोक दिया गया था कि भाई कैसे होगा। इस प्रकार से वो हुआ था। तो भाई साहब, जैसे बाबा कहते हैं पांडव गवर्नमेंट, तो बाबा तो सुप्रीम अथॉरिटी है, उनके आगे तो सभी बच्चे हैं, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, तो वो किसी को भी प्रेर सकते हैं और किसी के भी द्वारा वो अपना काम करा सकते हैं। इसमें सीधी बात यह है कि वैसे वो रामलीला ग्राउंड इतने समय के लिए देते भी नहीं, पर मेयर ब्रह्मा कुमारी को जानते थे, उन्होंने अलॉट कर दी। दूसरी बात यह है कि आप सोचिए कि भगवान को कैसे करवाना है। वो कहते हैं जहाँ ज़रूरत होगी, तो इतना बड़ा कार्यक्रम, सब भारत के सभी प्रांतों के भाई बहन आए हुए हैं, इतना सारा उनका अरेंजमेंट किया हुआ है,
इतनी सारी वो मेहनत कर रहे हैं। और इतना आप सोचिए कैसा वो लगता होगा कि सारे ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा फंक्शन हो गया, और वो भी हफ्ते का 4 दिन का नहीं, पूरे 1 मंथ का था। इसलिए वह जब वो मेला लगा तो समझिए कि सारी दिल्ली टूट पड़ी उसके ऊपर। और हम कभी जिसको बाबा कहते हैं ना विहंग मार्ग की सर्विस करो, तो बाबा ने वो करवाई। तो इस प्रकार से वो उन्होंने पहले से जैसे ड्रामा में होता है, इंदिरा गांधी जी को भी मन में आ गया है ना, नहीं तो एक एज ए प्राइम मिनिस्टर शी वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्रेजिडेंट। तो उसने देश का हित देखना है या किसी संस्था का हित देखना, आप सोचिए। उन्होंने देश का हित देखना है, तो देश के हित में, और इतने बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है, सारा मीडिया उसमें आ जाता है, विदेश का मीडिया भी आ जाता है, तो उसमें उन्होंने बाबा ने जैसे उनको टच करके, और कुदरती लाल किला ग्राउंड भी इक्वली गुड है ना, तो गवर्नमेंट ने वो अनाउंस कर दी थी। तो लाल किला ग्राउंड उन्होंने सोचा हम तो सरकार हैं, जल्दी से वो कर लेते हैं। कुछ मतलब बाबा ने उनकी बुद्धि को अवश्य टच किया कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इसको रोक दिया जाए। तो ये इसका हाईलाइट पॉइंट था। तो चैतन्य बच्चों से तो बाबा कराते ही हैं, हमारी जड़ मूर्तियों से भी बाबा ने सेवा कराई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, बाबा ने हमेशा कहा है हिम्मत बच्चे मदद बाप, लेकिन इस पूरे वाक्य में जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई विघ्न आता है, कुछ भी काम तो हुआ पड़ा है, सेवा तो हुई पड़ी है बाप दादा की, लेकिन जब भी कोई विघ्न आता है कहीं ना कहीं उसमें बच्चों की उन्नति समाई होती है। इस पूरे में ब्राह्मण बच्चों का क्या रोल था, उनकी क्या उन्नति समाई थी? देखिए ना, पहली बात बाबा हमारी अवस्थाओं को देखते हैं। बाबा ने क्या रखा है, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जी। अब भगवान का काम है, और दुनिया में किसी का काम भी रुक सकता है, परमात्मा का काम तो नहीं रुक सकता। और वो काम भी इतने बड़े स्केल पर आप सोचिए कि ब्रह्मा कुमारी उस समय कौन सा साल था, ये मेरा ख्याल है 1973। अब 1970, मैंने 1972 में तो जॉब रिज़ाइन किया था। कितना 1973 में क्या होगा, 69 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, तो अर्ली पीरियड था। और दिल्ली के लिए भी अर्ली पीरियड था। दिल्ली में उस वक़्त मतलब कोई एक ही मुझे याद आता है हाईलाइट पॉइंट, कि उसमें पांडव भवन दिल्ली का ख़रीदा गया था। जो पहली बिल्डिंग थी आउटसाइड ऑफ माउंट आबू जो खरीदी गई थी, और वो एक बड़ा स्थान था। तो दोनों दादियाँ भी वहाँ आके रहीं, क्योंकि ख़रीदा गया 72 में और 73 में ये हो गया जी। अच्छा, और फिर क्या था, इससे आप देखिए कि आगे कोई व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी को जानने वाला, किसी स्टूडेंट की पहचान वाला, वो सेंटर्स पे आता था। कोई भी सेंटर इतना भव्य तो नहीं हो सकता जिसमें उसको ऑल इंडिया का दर्शन हो जाए, और इतना भव्य स्थान जिसमें एट वन प्लेस उनको सारे भारत के भाई बहन भी, उनका योगदान भी होता है ना, किसी बड़े कार्य के लिए कितने भाई बहन है, कितना वो आए सारे के सारे, और जब दूर जाता है तो उसकी लगन भी होती है, तो उन सब का योगदान। और उसके बाद जो महीना भर वो चला, वो देखने वाला सीन था। वो पेविलियंस तो थे ही, जो उसका ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम इतना बढ़िया बनाया गया था तो टेंट्स में, टीन सीट्स में इतना बड़ा बनाया गया था, इतना भव्य। और उसमें डेली एक प्रोग्राम होता था, डेली 30 दिन, जो हम बड़े बड़े प्रोग्राम साल में 6 करते होंगे, एवरी डे, और हर एक वर्ग के लिए। जैसे मान लीजिए विमेन का है, कभी सोशल वर्कर्स का है, जितने हमारे विंग हैं होता था। और उसमें एक जूरिस्ट विंग का भी प्रोग्राम होता था, जजेस और एडवोकेट्स का जी। और उससे हमें बहुत बड़ा फल भी निकला था, क्योंकि सारे आते थे, देखते थे, और इंस्टेंटली कोई ऐसी आत्मा हो जो कल पहले वाली हो, उसको टच होगा। ये तो हमें पता है कि 2 प्रकार के लोग आते बहुत हैं। एक तो वो हैं जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं, लेकिन अन्य युगों में आने वाले हैं, है ना। और आपको ये भी बता दें, रामलीला ग्राउंड मोहम्मडन एरिया से एडजॉइनिंग है, उसके पास सारा मोहम्मडन एरिया है। तो सारे लोग भी देखने के लिए आए, इतनी बड़ी चीज़ को क्यूरियोसिटी थे। इतना बड़ा मेला, स्पिरिचुअल मेला किसी संस्था ने लगाया ही नहीं था जी, है ना, वो भी इतने दिन के लिए।
सिर्फ गवर्नमेंट की एग्जीबिशन लगती थी महीने के लिए, 15 दिन लगाते थे फिर एक्सटेंड कर देते थे, बहुत बड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो उस प्रकार से उसकी यानी जिसको कहते हैं ना, एक धक से दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी प्रसिद्ध हो गई। और उसमें कलाकृतियों का भी था जिसमें कल्चरल प्रोग्राम किए जाते थे, और इस तरह से बहुत बढ़िया वो बना हुआ था। तो भाई साहब इसमें योगदान भी लगा भाई बहनों का, जब विघ्न आया होगा तब भी योगदान लगा होगा भाई बहनों का। सबने योग लगाया, अखंड योग लगाया था रात भर। अच्छा, रात भर। और भाई साहब सेवा भी इससे, फिर कोई विशेष सेवा हुई हो इस रामलीला ग्राउंड से? एक तो हो गया आवाज़ फैला, कोई विशेष आपको अगर याद आता है रिजल्ट इस सेवा का निकला हो? देखिए, हमारे दिल्ली में सेंटर्स स्प्रेड आउट है, और वो जो एरिया है ना रामलीला ग्राउंड, इट इज़ लोकेटेड जस्ट जो ओल्ड दिल्ली और नई दिल्ली है जी, उसका बिल्कुल संगम है। यानी रामलीला ग्राउंड के बाद ओल्ड दिल्ली शुरू हो जाती है, जो सदियों पुरानी मशहूर है, जहाँ पर लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारा है ओल्ड दिल्ली। और उस सड़क के इधर जो नई दिल्ली बसी हुई है, जो शायद 10 टाइम्स मोर देन ओल्ड दिल्ली होगी, वो है। तो उस प्रकार से भी ये प्रसिद्ध जगह थी। और उसके सामने बहुत बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, जो है ना LNJP हॉस्पिटल है जी, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसके पास एक आई हॉस्पिटल है, यानी वो जगह पास में कॉलेजेस भी हैं। इस प्रकार से वो बहुत फेमस जगह है। तो खूब लोग उसमें आए, जितने आ सकते हैं, हमारी उम्मीद से ज़्यादा भी आए, और भाई बहन खुश होकर समझाते थे। और जब ये विक्ट्री हुई है तो आप सोचिए, एक जीत हुई है, ये इटसेल्फ ये बच्चों का निश्चय बूस्ट करने वाली चीज़ है, ना सिर्फ दिल्ली के, ऑल ओवर इंडिया के, क्योंकि सबकी नज़र थी कि होने वाला है। और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव तो जोन के आए हुए थे, यानी एकदम कितनी खुशी हो जाती है कि आपके सरकार जो है उसके प्रोग्राम को, भारत सरकार के को भारत सरकार चेंज कर लेती है। तो बाबा के बच्चे तो गिनेंगे ना, परमात्मा की इतनी शक्ति है, हमारा इतना शुभ कार्य है जो ये हो पाया। अच्छा, अब क्या हुआ इस मेले में, कभी कभी बाबा के पास मैसेज जाता था, दादियाँ भेजती थी, तो बाबा कभी कभी कहा करते थे तो तुम लोग बड़े बड़े मेले करते हो, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ करते हो, रिजल्ट क्या होता है? कोई 1 या 2 निकलते हैं जिसको हम गिनते हैं बारिश। बाकी कुछ ऐसे होंगे ज़रूर जो अन्य अन्य सेंटरों पर गए होंगे, अननोन पीपल। लेकिन जो उसमें से खास व्यक्ति निकले, वो जब जूरिस्ट प्रोग्राम हुआ तो एक जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, बहुत ही प्रसिद्ध जज थे वो जज सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उनको लोग चीफ जस्टिस जैसा ही गिनते थे। बड़े लर्नेड थे और बहुत ही अपने काम में मशहूर थे। सारे भारत में जूरिस्ट में अगर मशहूर होंगे तो कई चीफ जस्टिस भी इतने मशहूर नहीं होंगे जितने कृष्णा अय्यर थे। बड़े लायक थे। मुझे पता है कि वो अपने घर में 10-10 डिक्शनरियाँ रखते थे, इतने शानदार डिसीजन लिखते थे जो कोट किए जाते हैं। तो जब लोग देखने आए तो वो भी आए थे, जूरिस्ट प्रोग्राम में आए थे। कई शायद कईयों को गेस्ट ऑफ ऑनर वगैरह बनाया गया था, तो वो इससे निकले। और कृष्णा अय्यर जी थे, वो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड थे, पहले वो मिनिस्टर भी रहे थे केरला में। बाद में हुआ क्या था कि उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया था, उनको शौक लगा था, उस कारण से वो धर्म स्थानों पर जाया करते थे शांति के लिए, गुरुद्वारों में भी जाते थे। उसी लहर में वो वहाँ आए थे। बाद में हमारे सेंटर पर आए पांडव भवन, तो उन्होंने बताया था इस प्रकार से, और फिर उनका और प्रकार से निश्चय पक्का हुआ, वो अलग स्टोरी है। लेकिन एक तो जस्टिस, एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज निकल आए, बड़ी बात है उस प्रोग्राम से। दूसरे वहाँ पर एक लालचंद वत्स वकील थे, वो बड़े प्रसिद्ध वकील थे और उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुकदमा नहीं हारा, बहुत मेहनती थे और बड़े सच्चे दिल के। वो उसमें से निकले और वो इतने पक्के बाबा के स्टूडेंट बन गए कि उन्होंने सारे बाबा के यज्ञ के लीगल काम करते रहे। आखिर में उन्होंने, कोई वकील रिटायर नहीं होता, बाकायदा वो ऑफिशियली रिटायर हुए यज्ञ के अंदर ही, और बाकायदा उन्होंने सेरेमनी के, सब हैरान थे। और वो हर वर्ष कोटा लेकर
आबू से एक ट्रिप ले जाया करते थे ग्रुप योगा के लिए, वकीलों का, जजों का, इस प्रकार से थे। वो निकले। और एक और थे R.L. गुप्ता जी, और R.L. गुप्ता जी जुडिशियल लाइन के ही थे। बाद में वो जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बने, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन के भी मेंबर बने। उस समय वो मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट R.L. गुप्ता वो भी निकले थे। उनका परिवार, उनकी युगल सब ज्ञान में आते थे। लालचंद बस जी की भी युगल ज्ञान में आती थी। और कृष्णा अय्यर जी सारे हिंदुस्तान में ब्रह्मा कुमारीज की प्रसिद्धि करते थे। कई बार वो माउंट आबू जाके लेक्चर किए उन्होंने, आदि आदि। तो बहुत अच्छा उसका, भले 3 निकले लेकिन बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट पर्सन निकले। तो वारिस भी निकले, माइक भी निकले, और परिचय भी बहुतों को मिला। हाँ, और संस्था का स्टेटस एकदम बहुत ऊंचा हो गया, क्योंकि उसमें हम VIPs को बुलाया करते थे। क्योंकि किसी VIP को आने के लिए जगह चाहिए ना। हमारे सेंटर उस मेले के मुकाबले में क्या थे? बिल्कुल। वो तो समझिए सारा भारत आ गया ना। जैसे सरकार अपनी लेवल पे करती है, उस प्रकार का था। और सबका सहयोग उसमें लगा, जो भी जोन्स वाले आए। समझो ऑल इंडिया की आहुति पढ़ के, माउंट आबू की खास ब्लेसिंग पढ़ के वो मेला हुआ था। तो जो काम हम शायद 10 साल में भी नहीं कर पाते, वो काम उस मेले से हो गया। तो भाई साहब, बहुत अच्छा ये पूरा सुन करके लगता है कि सच में ये बहुत बड़ी जीत है संस्था की और बच्चों के निश्चय की। तो बाप दादा जो भी कोई हमें सेवा का प्लान टच कराते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बाबा को पता होता है कि कौन से मेरे बच्चे हैं जो मुश्किल की घड़ी में भी हमेशा दृढ़ रहेंगे और योग बल से काम लेकर के सेवा को आगे बढ़ाएंगे। और सारा ब्राह्मण परिवार फर्स्ट टाइम इकट्ठा हो गया। गॉड्स फैमिली, ईश्वरी परिवार वहाँ इकट्ठा हुआ, सारे उनके हेड्स आए। ये भी तो एक बड़ी चीज़ है। और आपस में मिल कर के, भले अलग अलग घरों में, वो भी देखने वाला सीन था। दादी जी उनके स्थान विजिट करती थी दिन में, कि भाई देखें इंदौर जोन क्या कर रहा है। ये अलग अलग जगह रहे हुए थे, वो बड़े खुश होते थे हमें विजिट किया है। मेले में तो होते ही थे। और फिर खुद दादियाँ वहाँ रहती थी, लोग मिलते थे उनसे। नहीं तो दादियों से मिलना और 2 दादियों से इकट्ठा मिलना, माउंट आबू जाना पड़ता है। तो अपने भाई बहनों को भी बहुत अच्छा मौका था। फुल टाइम वो यहाँ थी। बहुत सुंदर प्रोग्राम। उसमें हमने सीखा कि उसमें फर्स्ट एड भी रखना पड़ता है, मेडिकल किट भी रखना पड़ता है, शंका समाधान भी रखना पड़ता है, फूड कोर्ट भी रखना पड़ता है। अपने भाई बहन हैं, उनको, वो तो आ जाएंगे मेले में, तो दोपहर के वक्त उनको भोजन देना है, फिर चाय देना है, आदि आदि। एक बहुत बड़ा, जैसे एक ज़बरदस्त सीन था। तो बिना किसी पूर्व अभ्यास के या प्रैक्टिस के सीधा इतना बड़ा प्रोग्राम करना, वो भी गवर्नमेंट से लेकर के, और गवर्नमेंट के ही स्थान में लोगों को रोकना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना कोऑर्डिनेशन। गवर्नमेंट, आप देखिए बाबा की हेल्प के बगैर, क्या दिल्ली जैसे शहर की गवर्नमेंट अपने बंगले, भले वो अलॉट नहीं हो देती है, नहीं नवेले नहीं देती ना। अच्छा, तो उसमें देखना ये भी था, वहाँ पानी भी हो, बिजली भी हो। ऐसे नहीं कि बने हुए हैं, जस्ट अलॉट होने के लिए हों, अभी अलॉट नहीं हुए। और वो जगह जगह देखा, यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, यहाँ पर 5 मिल रहे हैं, ऐसे जोड़ जोड़ के। इसमें बाबा की हेल्प नहीं थी तो और क्या था। बिल्कुल कि बच्चों ने यज्ञ रचा है, अब मुझे इसको सफल करना। और 1 महीने तक उतना ही उमंग उत्साह से चलते रहना देखने वाला था। क्योंकि ब्राह्मण की सेवा खुशी है, और वो सेवा का इतना बड़ा फील्ड था। सब पकड़ पकड़ के, ये तो अपने आप भी आते थे, पब्लिसिटी हो गई। ये तो ब्रह्मा कुमारी की पब्लिसिटी न्यूज़पेपर में होती है, ज़रा सा कोना देते हैं, मीडिया में होती है नहीं। तो सारी पब्लिसिटी एक तो ब्रेजनेव के कारण हो गई। तो सब जगह पता लग गया कि ब्रह्मा, बिना हमारा पैसा खर्चे, कि ब्रह्मा कुमारी का रामलीला में मेला हो रहा है। तो देखिए कितना, अगर आप इसके लाभ गिने तो अनेक लाभ है जी। तो ड्रामा में जो भी सीन आया उसमें बहुत, वैसा शायद हम भी पूर्व जन्म में थे उस समय, शायद हम भी उस ग्राउंड में आके हो सकते। और पूरी शिव शक्ति सेना, पांडव सेना का प्रैक्टिकल स्वरूप, और हर एक ने अपना दिमाग लगाया, हर एक ने अपनी कला दिखाई। और देखने वाला था, अगर सरकार भी मेला बनाए ना, उनका तो कमर्शियल होता है, दूसरों से बनाते हैं। हम तो अपनी हड्डी देखें तो कैसे उन्होंने गेट्स बनाए थे,
हैं, किसी का अजंता केव का बना हो, किसी का किसी तरह का, बॉम्बे का जो था कई वहाँ केव से उसके डिज़ाइन का था, तरह तरह का, पहाड़ वालों का पहाड़ी का था, पंजाब वालों का और था, वंडरफुल था। यानी हर एक के अपने गेट, फिर बहुत बड़ा गेट। बहुत बड़े गेट के लिए हमने बॉम्बे से, अहमदाबाद से एक गुजराती को बनाया था, बड़ा मेला है ना, उसने डिज़ाइन दिया था हमें बना करके, कमर्शियल था वो। हमने कहा फर्स्ट टाइम हमने कहा बड़ा गेट उससे बनवाते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब, तो वो सुन करके ही बहुत उमंग आ रहा है। शायद ऐसा मेला यज्ञ में ये एकलौता रहा होगा। एकलौता ही है, अब तक भी वो यादगार है जी, उससे ऐसा नहीं हुआ जी। तो जो उस मेले के दृष्टा रहे वो तो बहुत भाग्यशाली रहे ही, और जिनको बाबा ने निमित्त बनाया इस मेले के द्वारा सेवा जो दुनिया की हुई, उनको परिचय मिला, वो भी पारस निकले। और ब्राह्मणों का भी निश्चय बहुत पक्का होता है जब ऐसे किसी विघ्न में बाबा की मदद मिलती है और वो चीज़ साकार हो जाती है। तो ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में और यज्ञ के अंदर बाप दादा की मदद के अनेक ऐसे किस्से रहे हैं, अनेक ऐसी बातें रही हैं। आपके समक्ष हम हर बार एक नया किस्सा लेकर के आते रहेंगे। आज के इस रोचक पूरी घटना का वर्णन करने के लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।